आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की बात करने वाले हैं जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। दिन था बैसाखी का, मतलब त्योहार और जश्न का माहौल। पर ये जो त्योहार का दिन था ना, इसका अंत एक ऐसे नंबर पर हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। करीब 1650 राउंड गोलियां, वो भी एक निहत्ती भीड़ पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक शांति से चल रही सभा एक हत्याकांड में कैसे तब्दील हो गई। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो बात करते हैं उस दिन के नरसंहार की। 13 अप्रैल को आखिर हुआ क्या था। हम सीधे चलते हैं जलियांवाला बाग। सोचिए, एक बड़ा सा पब्लिक गार्डन जो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है, और बाहर निकलने के रास्ते बस गिने चुने, वो भी बहुत संकरे। तो उस दिन वहां हजारों लोग जमा हुए थे। इनमें से कई तो बस तीर्थयात्री थे, परिवार के साथ बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे। ज्यादातर को तो ये पता भी नहीं था कि शहर में किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग पर रोक लगी हुई है। और तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां आ धमका। उसने आते ही बाहर निकलने का जो मुख्य रास्ता था उसे बंद कर दिया, और फिर बिना किसी चेतावनी के सीधा गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने भीड़ के उन हिस्सों पर निशाना साधा जहां लोग सबसे ज्यादा थे। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि लोग वहां इकट्ठा ही क्यों हुए थे, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस वक्त के राजनीतिक माहौल को देखना होगा। सारी बेचैनी की जो जड़ थी वो था ये रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसे लोग जुल्म का एक नया हथियार मान रहे थे। असल में ये कानून ब्रिटिश सरकार को ये ताकत देता था कि वो किसी को भी बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। तो देखिए, पूरी घटना की कड़ी कैसे जुड़ती है। सबसे पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। फिर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। इसी बीच अमृतसर के दो बड़े नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बस इस गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया, और इसी के विरोध में 13 अप्रैल को लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। अब इस भयानक घटना के बाद जो हुआ वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। मरने वालों की संख्या पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि सरकारी ब्रिटिश रिपोर्ट और भारतीय सोर्स के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क था। इसी फर्क ने लोगों का सरकार पर से भरोसा पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर एक सरकारी जांच हुई जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। उसने माना कि डायर ने जो किया वो जरूरत से ज्यादा था। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहां भारत में उसे खलनायक माना गया, वहीं ब्रिटेन में कुछ लोग उसे हीरो की तरह देख रहे थे। इस बात ने भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। देखिए, ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गई जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस नरसंहार ने देश के नेताओं और आम लोगों को सबको झकझोर कर रख दिया। अब लड़ाई सिर्फ सुधारों की नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से आजादी हासिल करने की बन गई। इस घटना का लोगों पर कितना गहरा असर पड़ा था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उधम सिंह की कहानी। उन्होंने बदला लेने के लिए 20 साल से भी ज्यादा इंतजार किया, और आज भी 100 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी इस घटना की गूंज भारत और दुनिया भर में सुनाई देती है। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है, एक ऐसी जगह जहां लोग आज भी दीवारों पर गोलियों के वो निशान देख सकते हैं जो उस दिन के दर्द की गवाही देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई ब्रिटिश नेताओं ने इस घटना को शर्मनाक तो कहा है, लेकिन आज तक ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई औपचारिक यानी ऑफिशियल माफी नहीं मांगी गई है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी उठता रहता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई भी देश अपने इतिहास के जख्मों को कैसे भर सकता है जब तक कि उस पर पूरी तरह से मरहम न लगाया गया हो।